नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं तेजिंदर सिंह, तो चलिए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर भारतीय मछुआरों पर बिना किसी कारण के गोलीबारी की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत सरकार ने मछली पकड़ने वाली नाव पर गोलीबारी करने और सभी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन कर पाकिस्तानी एजेंसी द्वारा इस निंदनीय कार्रवाई की निंदा की। पाकिस्तानी एजेंसी ने रविवार को एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव जलपरी पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई और एक अन्य मछुआरा गंभीर रूप से घायल हो गया। महाराष्ट्र का पंढरपुर देश का प्रमुख धार्मिक स्थल है। भक्तों के पंढरपुर आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बुनियादी ढांचे से जुड़ी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के प्रमुख खंडों को 4 लेन का बनाने के कार्य की आधारशिला रखी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिससे भक्तों को परेशानी मुक्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। पीएम ने कहा कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार आएगा, बल्कि सेवा भाव को भी बढ़ावा मिलेगा। 4 लेन और समर्पित पैदल मार्गों की अनुमानित लागत 11,090 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पंढरपुर तक आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 223 किलोमीटर से अधिक लंबी पूर्ण निर्मित एवं उन्नत सड़क परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा कि जो विशेष पैदल मार्ग बन रहा है, उसके किनारे छायादार वृक्ष जरूर लगाएं। पीएम ने पंढरपुर यात्रा को दुनिया की सबसे पुरानी जन यात्राओं में से एक बताया और कहा कि इसे जन आंदोलन के रूप में देखा जाता है। पीएम ने कहा कि पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। प्रधानमंत्री ने पंढरपुर के धार्मिक महात्म्य का जिक्र किया और कहा कि भगवान विठल का दरबार सबके लिए समान रूप से खुला है। जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं, तो उसके पीछे भी यही भावना है। यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में साल 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कोरोना के चलते 2020 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पद्म विभूषण से 7 लोगों, पद्म भूषण से 16 और पद्मश्री से 118 लोगों को सम्मानित किया गया। साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनमें सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, दिल्ली के अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ शामिल हैं। इसके अलावा कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नूलाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और आध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी शामिल हैं। 2020 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में सार्वजनिक मामलों में जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन बेग, सामाजिक कार्य में उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी, आर्किटेक्चर में गुजरात के बालकृष्ण दोशी, खेल में तेलंगाना की पीवी सिंधु शामिल हैं। वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, अभिनेत्री कंगना रनौत, एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, करण जौहर और सरिता जोशी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर उनके आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी ने भी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी।
इस मौके पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने केक भी काटा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए लालकृष्ण आडवाणी की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हुए कहा कि लोगों के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने में उनके अनगिनत प्रयासों के लिए राष्ट्र सदा उनका ऋणी रहेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा उन्हें अपनी विद्वता और समृद्ध बौद्धिकता के लिए व्यापक रूप से सम्मान मिलता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज सीनेट हॉल परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को डिग्री व मेडल प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 दो सत्रों के मेधावियों को मेडल और पीएचडी की उपाधि दी गई। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण समारोह नहीं हो पाया था। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय में 3 नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप को आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति आधारित बनाएगा। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा भारतीय भाषा आधारित होनी चाहिए और उन्होंने आशा जताई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मणिपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार इमो सिंह और यमथोंग हाओकिप आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा नेता संबित पात्रा मौजूद थे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दोनों पूर्व विधायकों का भाजपा परिवार में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोनों पूर्व विधायकों का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे तो उन लोगों के दर्द पर मरहम लगाई जिन्होंने कभी दंगों का दंश झेला था और उसके बाद अपना घर छोड़कर पलायन कर गए थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत राज्य की सभी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने उत्पीड़न के शिकार लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने भी अपना दर्द बयां किया और बताया कि किन परिस्थितियों में उन्हें घर-बार छोड़ना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वो लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की बटालियन की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश की आन बान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई, बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने कुछ उन परिवारों के साथ संवाद किया जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में कदम बढ़ा है। उन्होंने कहा, इसका सिलसिला है कश्मीर में 370 की समाप्ति और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से हुई मौत पर कहा कि लोग गैर कानूनी ढंग से जो काम करते हैं ये उसका परिणाम है। उन्होंने कहा कि एक बैठक हमने कर ली है। 16 नवंबर को जिला स्तर पर समीक्षा बैठक की जाएगी। कई जगह पर लोगों को पकड़ लिया जाता है लेकिन कुछ जगह पर ये नहीं हो पाता है। जितनी संभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भाजपा के दिलीप घोष ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सब चिंतित थे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने भी दाम कम किए हैं, लेकिन टीएमसी और उनकी सरकार जो सबसे ज्यादा चिंतित थे, अब तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि लोगों की परेशानी को लेकर इतनी चिंता है तो दाम कम करके दिखाओ। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे फिक्की द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है और अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के लिए स्वदेशी समाधान तलाश रही है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पर्यटन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से फिल्म पर्यटन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थलों को फिल्मों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित करना है।
संगोष्ठी में देश के अंदर फिल्म शूटिंग से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि देश की सुंदर वादियां, मौसम, वन्यजीव और देश की धनी संस्कृति और विरासत फिल्म शूटिंग के लिहाज से इसे आकर्षक बना देती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन और फिल्मों का आपस में गहरा संबंध है। फिल्में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं और ये बहुत से लोगों को आकर्षित करती हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में आपसी विवाद में जवानों के बीच गोलीबारी हुई। कैंप के एक जवान ने बीती रात अपने ही साथियों पर गोली चला दी। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई तो 3 घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल जवानों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला मुरईगुड़ा थाना क्षेत्र से 3-4 किलोमीटर दूर लिंगमपल्ली सीआरपीएफ कैंप का है। सीआरपीएफ ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर लगे आरोपों की जांच तेज कर दी है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि विजिलेंस टीम दूसरी बार जांच के सिलसिले में मुंबई आए है। जांच के लिए आवश्यक विभिन्न घटनास्थलों का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता थोड़ा सुधारू इसमें हुआ है और ये गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सफर ऐप के अनुसार सोमवार को यह आंकड़ा 368 पर पहुंच गया और मंगलवार को इसके थोड़ा बेहतर होकर 352 तक, लेकिन बहुत खराब श्रेणी में ही बने रहने की संभावना है। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों और पेड़ों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कई जगहों पर स्मॉग गन भी लगाए गए हैं। नोएडा में वायु गुणवत्ता अत्यंत गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। वहीं गाजियाबाद में भी वायु की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। पंजाब में पराली जलाने के मामले पिछले 2-3 दिन से काफी बढ़ गए हैं। प्रतिदिन लगभग 5000 मामलों देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार का ढीला रवैया और प्रशासन की लापरवाही से हालात और बिगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संबल में बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है। एक किसान ने बताया कि बारिश से आलू की सब फसल खराब हो गई है। पिछला कर्ज उतरा नहीं, अब आगे कर्ज लेने की उनकी हिम्मत नहीं रही। बारिश से बेहाल तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को आने वाले दिनों में भी कोई राहत नहीं मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इससे सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं। कुछ नदियों में बाढ़ आ सकती है। चेन्नई के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मदुरई में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 44 कर्मियों की 2 टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। इसी बीच चेन्नई और आसपास के इलाकों में शनिवार रात से ही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। अचानक ऐसी स्थिति बन जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपनगरीय बारिश से इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लगातार दूसरे दिन चेन्नई में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत सामग्री सौंपी और रोयापुरम, पेरुम्बूर और आर.के. नगर के बाढ़ प्रभावित हिस्सों से निकाले गए लोगों को भोजन परोसा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। पीएम ने बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उधर तटीय क्षेत्र पुदुचेरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुदुचेरी में कई जगह जलभराव हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पुदुचेरी में बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश होगी। निरंतर बारिश के कारण पुदुचेरी और कराईकल जिले में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। पिछले 24 घंटे में 55 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज शाम 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 109 करोड़ के अहम पड़ाव से अधिक हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 13,204 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,37,63,104 हो गई है। नतीजतन भारत में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक्टिव केस लोड अभी 1,42,826 है, जो 262 दिन में सबसे कम है। देश में रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.24% तक पहुंच चुका है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है।
बीते 24 घंटे में सामने आए कुल मामलों में से आधे से ज्यादा केरल से हैं। केरल में कोविड के 7,124 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 7,488 लोग ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.42% है। ये मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला दिया। साथ ही अदालत ने दोनों पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा को भी दोषी ठहराया था। उल्लेखनीय है कि 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर हिंसा मामले में आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें ये कहते हुए दुख है कि एफआईआर 219 और 220 को ओवरलैप कर एक विशेष आरोपी को लाभ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि डिजिटल माध्यम से अदालतों में सुनवाई को याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की आलोचना करने को लेकर दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार बढ़त में बंद हुए। सेंसेक्स 477 अंक की बढ़त के साथ 60,545 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 151 अंक की तेजी के साथ 18,068 के स्तर पर बंद हुआ। आज दिन के कारोबार में ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं छोटे मझोले शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.29% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.85% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 1.56% की बढ़त के साथ $82.54 प्रति बैरल चल रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव 1.34% की बढ़त के साथ $83.85 प्रति बैरल के स्तर पर है। केंद्र और राज्यों के करों में कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को और राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के नरम परिदृश्य से भारतीय रुपए को मदद मिली और सोमवार को ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे की बढ़त के साथ 74.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में आज गोल्ड के दाम गिरावट के बाद भी 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बरकरार रहे। वहीं चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,012 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,046 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। क्यूपर्टिनो आधारित टेक दिग्गज एप्पल कथित तौर पर नए मैक चिप्स पर काम कर रहा है। इसके 2023 तक मार्केट में उतरने की उम्मीद है। एलन मस्क के ट्विटर पोल में भाग लेने वाले 58% फॉलोअर्स ने उनके इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में अपना 10% स्टॉक $24 अरब मूल्य पर बेचने के लिए कहा है। 5G स्मार्टफोन शिपमेंट ने देश में तीसरी तिमाही में गति प्राप्त की है। इसी के साथ वीवो ने भारत में 18% बाजार हिस्सेदारी के साथ 5G स्मार्टफोन सेगमेंट का नेतृत्व किया। इसके बाद सैमसंग 16% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नासा ने एक ट्वीट कर कहा कि मौसम की चिंताओं के कारण एजेंसी के स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन के आगामी लॉन्च को 10 नवंबर तक टाल दिया गया है। दुनिया भर में कोविड के मामले 25 करोड़ को पार कर गए हैं, तो वहीं अब तक 22.69 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इससे मरने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। अमेरिका अब भी कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। अमेरिका में कोरोना के 4.73 करोड़ से अधिक मामले हैं, तो वहीं इससे मरने वालों की संख्या 7.74 लाख से अधिक है। वहीं अब तक 3.73 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में आज से विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। अमेरिका की नई यात्रा नीति के तहत पूरी तरह से टीका लगवा चुके यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा से 72 घंटे पहले जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है, उन्हें देश में प्रवेश की इजाजत होगी।
रूस में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। ये देश एक महीने से भी ज्यादा वक्त से संक्रमण और मौतों के बेतहाशा मामलों पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय कोरोना वायरस कार्यबल ने शनिवार को पिछले 24 घंटों में 41,335 नए मामले सामने आने की जानकारी दी। अधिकारी संक्रमण की इस लहर के पीछे रूस की कम टीकाकरण दर को बड़ा कारण मानते हैं। कार्यबल के मुताबिक देश के 14.6 करोड़ लोगों में से 40% से भी कम लोगों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। पिछले महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई रूसी नागरिकों को 30 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच काम पर न जाने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी लगभग 100 दिनों तक चलने वाले कोरोना वायरस लॉकडाउन से उभरने के एक महीने बाद आज से सामाजिक दूरियों के नियमों को और कम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को पूर्ण टीकाकरण का 80% आंकड़ा पार कर लिया था। सिडनी ने महामारी के दौरान पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिबंधों में ढील दी है। जापान से अगस्त 2020 के बाद पहली बार किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई है। रविवार को देश में कोरोना संक्रमण के 162 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 100 मरीजों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जापान की सरकार आज से विदेशों से टीका लगा के आए व्यापार यात्रियों को राहत देते हुए कोविड-19 की क्वारंटाइन अवधि को 3 दिन का किया है। ये नियम अल्पकालिक व्यापार यात्रियों पर लागू होंगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों पर अब भी पाबंदी जारी है। इराक के प्रधानमंत्री के आवास को सशस्त्र ड्रोन के साथ निशाना बनाकर उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद रविवार को बगदाद के आसपास सैनिकों को तैनात किया गया। ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा विवादित आम चुनाव के हफ्तों बाद इराक में तनाव पैदा हो गया है। इस हमले में उनके आवास के बाहर तैनात 6 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। यह हमला बगदाद में सरकारी बलों और ईरान समर्थित राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़प के 2 दिन बाद हुआ है। चीनी अधिकारियों ने पारिस्थितिक संरक्षण को मजबूत करते हुए प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जारी लड़ाई को और बढ़ावा देने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली में अपने मुख्य कार्यालय के बाहर हुई हिंसा की निंदा की है, जो लीबिया के शरणार्थियों को तत्काल निकालने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत गीर पेडरसन से मुलाकात की और संघर्ष प्रभावित देश में चल रहे संकट का राजनीतिक समाधान हासिल करने के प्रयासों पर चर्चा की। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने अपने देश में बड़े पैमाने पर ईंधन टैंकर विस्फोट में 108 लोगों की मौत पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस एशियाना एयरलाइंस इंक ने सोमवार को कहा कि वो इस महीने से सिंगापुर के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में एक यात्रा बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान की सेना ने रविवार को फारस की खाड़ी के मुहाने पर एक वार्षिक अभ्यास शुरू किया। 2015 के परमाणु समझौते को दोबारा बहाल करने के लिए तेहरान और विश्व शक्तियों के बीच वार्ता फिर से शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले ईरान की सेना ने यह अभ्यास शुरू किया है। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अबू धाबी में 10 नवंबर को इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से 11 नवंबर को दुबई में होगा। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को इवेंट में महिला युगल खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 6ठी बार पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 37वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। लिवरपूल का 25 मैच से चला आ रहा अविजित रहने का सिलसिला आखिरकार टूट गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी और लीड्स यूनाइटेड ने 1-1 से ड्रॉ खेला। चेल्सी और लिवरपूल के बीच स्टैमफोर्ड ब्रिज में 2 जनवरी को खेले जाने वाले मैच में खड़े होकर मैच देखने वाले फैंस की वापसी होगी। एस्टन विला ने अपने मैनेजर डीन स्मिथ को बर्खास्त कर दिया है। प्रीमियर लीग में लगातार 5 हार के बाद क्लब ने यह फैसला लिया है। एसी मिलान ने सेरे आ में शीर्ष पर आने का मौका गंवा दिया। अपने शहर की प्रतिद्वंद्वी इंटर मिलान के साथ उसे 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा। सोमवार को नहाय खाए के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना का पर्व छठ की शुरुआत हो गई। संतान की सुख समृद्धि दीर्घायु की कामना के लिए मनाए जाने वाले छठ पूजा उत्तर भारत के निवासियों का प्रमुख त्योहार है, लेकिन इसका उत्सव देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिलता है। मंगलवार को खरना से व्रत की शुरुआत होगी।
इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। गुरुवार को इस महापर्व का समापन किया जाएगा। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।